हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। तो ये आज की कुछ करंट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन है। और ये जो आज है वो 2/04/2024 को ये वीडियो शूट की गई है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम न्यूज़ की तरफ ही चलते हैं। खैर, आज का न्यूज़पेपर भी बड़ा था और न्यूज़ भी ज़्यादा है। और बड़ी बात यह है कि एक एक न्यूज़ इम्पोर्टेंट है और एक एक न्यूज़ काम की है। थोड़ा सा जुकाम है, आप कोऑपरेट करना। तो पहली न्यूज़ हमारी आई है द हिंदू से। तो इसके अंदर क्या है कि अभी हाल ही में एक सांप देखा गया है, एक स्नेक है। तो आप ये पूछोगे भाई स्नेक के ऊपर न्यूज़ क्यों आ गई, ऐसा क्या है उस स्नेक के अंदर, ऐसी क्या खासियत है स्नेक के अंदर। तो वो स्नेक जो है वो वर्ल्ड बिगेस्ट स्नेक है, दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो 26 फीट का है, 500 केजी उसका वज़न है। आपको पता होगा कि जो सिविल सर्विस के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर भी कई बार कोबरा स्नेक के ऊपर क्वेश्चन आए हैं कि कोबरा स्नेक नेस्ट क्यों फॉर्मेशन करता है, या कौन से स्नेक की स्पीसीज़ है जो नेस्ट की फॉर्मेशन करती है। तो आप ये याद रखें, जो किंग कोबरा है जो इंडिया में मिलता है, नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है किंग कोबरा, वो एक लौता सांप है, एक लौता स्नेक है जो नेस्ट यानी कि घोंसले की फॉर्मेशन करता है। वो क्यों करता है? वो घोंसले की फॉर्मेशन करता है अपने अंडों के लिए। जब कोबरा अंडे देता है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो उस नेस्ट की फॉर्मेशन करता है टिल टू द बर्थ ऑफ बेबी कोबरा। जब तक बेबी कोबरा का जन्म ना हो जाए, वो कैपेबल ना हो जाए, अपने आप पर डिपेंडेंट ना हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाए, तब तक उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो घोंसला बनाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? वो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि जो उस कोबरा का नाम क्या है। तो उस कोबरा का नाम है एना जूलिया। एना जूलिया, एना जूलिया उस कोबरा का नाम है। तो आपसे यही एक नाम पूछ सकते हैं, स्पेलिंग देख लेना इधर उधर हो जाए तो आप। तो अब इसके अंदर बात क्या है कि इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सांप है वो डेड मिला है, वो मरा हुआ मिला है। बात ये है कि अभी तक न्यूज़ के अंदर यही आ रहा है कि उसकी नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि वो गन शूट है, उसको गोली मार दी गई है, गन से शूट किया गया है। तो ये एक बुरी खबर है कि उस एंडाकोंडा को मारा गया है, और जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक भी था। और जो स्नेक है वो अमेजोन फॉरेस्ट में मिलते हैं। आपको पता है एंडाकोंडा वैसे भी अमेजोन फॉरेस्ट की तरफ ही ज़्यादा पाए जाते हैं। और ओरकैनो बेसिन है जगह अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर, वहाँ इसको या इसकी ज़्यादा स्पीसीज देखी जाती है। ये ग्रीन एनाकोंडा है। मेनली तीन टाइप की स्पीसीज होती है एंडाकोंडा की, और ये ग्रीन एंडाकोंडा है। आप ग्रीन से ये मत समझ लेना कि इसका कलर ग्रीन है, कलर ग्रीन नहीं है, इसका कलर ओलिव कलर है। ये ओलिव कलर का स्नेक है। तो पहली न्यूज़ तो ये कंप्लीट होती है। इसके अंदर नाम याद रखने की चीज़ एक है बस, इसका नाम एना जूलिया। ये कहाँ पाया गया? अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर। और ये हाल ही न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसको डेड कर दिया गया, और ये द बिगेस्ट स्नेक ऑफ वर्ल्ड में है, जिसका वजन 500 केजी और 26 फीट लेंथ। तो ये न्यूज़ कंप्लीट करते हुए अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो क्या न्यूज़ है? तो नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है, जो फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट किस तरफ है, जो साउथ इंडिया की तरफ जो फॉरेस्ट हैं, जो तो वहाँ पर गर्मी बढ़ने के ऊपर, तो वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उन फॉरेस्ट के अंदर कुछ ट्रीज़ ऐसे हैं, कुछ पेड़ ऐसे हैं जो पानी को रिज़र्व करते हैं। वो पानी को रिज़र्व करते हैं। तो अभी मेरे पास इतने इक्विपमेंट अच्छे नहीं हैं, तो वरना मैं आपको फ़ोटो दिखा देता। तो फ़ोटो कुछ ऐसी है कि एक ट्री है, और ट्री के जो तना है इसके अंदर से पानी निकाल लिया जाता है, वाटर होता है इसके अंदर। तो वाटर निकालते हैं, आप इसको एक तरीके से पेड़ मानिए, और इससे पानी निकाल देते हैं। और वो पानी कौन निकालते हैं? तो वहाँ की एक ट्राइब है, जो मोस्ट कॉमन ट्राइब तो नहीं है, बल्कि ये जो ट्राइब है ये PVTG ग्रुप में आती है। मैं आपको आगे बताता हूँ PVTG ग्रुप क्या है। तो पहली तो ये बात कि इसको सीख कौन रहा है, इसको फॉरेस्ट ऑफिशियल यानी कि IFOS जो होते हैं वो
या फिर उनके अधिकारी और भी जो हैं, तो वो ये लर्न कर रही हैं टेक्निक्स किनसे, कोनेडा ट्राइब से। आप ये ट्राइब का नाम याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कोनेडा ट्राइब्स के ऊपर। तो ये कोनेडा ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं, ये गोदावरी रीजन के पास पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश में, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर ये ट्राइब मिलती हैं। और इन ट्राइब्स को गोदावरी रीजन के पास ज़्यादा पाई जाती है। तो और इन ट्राइब्स को जो पर्टिकुलर जो ट्राइब है कोनाडा ट्राइब, तो ये जो कोनाडा ट्राइब है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो जो कोनाडा ट्राइब्स हैं ये पीवीटीजी ग्रुप के अंदर लगभग 26 से 29 ट्राइब्स आते हैं। ये वो ट्राइब्स हैं जो उनको थ्रेटेंड है, जो कि अभी सुरक्षित नहीं है, या जिनकी हाल और फिलहाल में करंटली इनकी पॉपुलेशन घटती जा रही है और इनको कल्चर डैमेज होता जा रहा है, और इनकी प्रोटेक्शन के लिए और भी ज़्यादा इनिशिएटिव की ज़रूरत है। तो ये 26 से 29 में है ऐसी ये ट्राइब्स हैं। तो इसके अंदर कोनाडा ट्राइब्स भी इन्हीं ग्रुप में से एक है। तो अभी पढ़ते हैं कोनाडा ट्राइब्स। तो कोनाडा ट्राइब्स का एक बहुत अच्छा है जो हमें है सिस्टम है, वो ये है कुल्ला पंचायत। एक कुल्ला पंचायत होती है इनके, यानी कि कुछ ट्राइब्स के जो सीनियर मोस्ट पीपल होते हैं वो पंचायत के रूप में वहाँ एक्ट करते हैं। वो फॉर्मेशन करते हैं लॉ की, जज और वही कोर्ट, वही जज हैं, वही लॉयर हैं, वही कोर्ट है, वही लॉ है। तो सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। और आप ये पूछोगे आप, तो इनका जो जज लॉयर जो भी आप जो सुप्रीम है वो कौन है, तो उनका जो सुप्रीम होता है उसको हम पेड्डा काप्पू कहते हैं। उसका नाम क्या बताया मैंने, पेड्डा काप्पू, इसका नाम है पेड्डा काप्पू। जो ये पेड्डा काप्पू है ये एक पुजारी है, ये याद रखिएगा। ये पेड्डा काप्पू क्या है, पुजारी। तो यही इनका लीडर होता है और यही इनको संभालता है। आप इसके ऊपर अच्छे से पढ़ लेना, अगर आपको कोई और अदर सोर्स मिले तो वहाँ से पूछ लेना। पर ये याद रखना कि ये कहाँ पाई जाती है ये जनजाति, तो ये जनजाति पाई जाती है गोदावरी रीजन के पास। तो जो मैं लर्निंग की बता रहा हूँ ये सब एसएससी सीजीएल्स और अदर स्टेट एग्जाम्स के अंदर पूछ जाती हैं। जबकि यूपीएससी इसके ऊपर पूछेगा तो वो पूछेगा पीटीवीजी ग्रुप से। वो कोनाडा ट्राइब्स को कभी भी गोदावरी रीजन से कनेक्ट नहीं करेगा, या फिर आंध्र प्रदेश से कनेक्ट नहीं करेगा। वो पीवीटीजी ग्रुप से कनेक्ट करके ही आपसे पूछेगा। तो अगला चलते हैं। अगला इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, फिर भी इसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में एक ओनेक्स, आप देख भी सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ओनेक्स एक मिसाइल है। तो उसका पूरा नाम है रसिया P-800 ओनेक्स। तो ये एक मिसाइल है जो हाल और फिलहाल में चर्चा में है, ये ग्लोबली चर्चा में है, क्योंकि ये कैसी मिसाइल है, क्रूज़ मिसाइल। तो आप पूछेंगे क्रूज़ मिसाइल, या फिर आपने सुना भी होगा बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्या कौन कौन सी मिसाइल होती हैं। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली आप ये अर्थ का सरफेस मानिए, अगर कोई मिसाइल, यानी कि ऐसी मिसाइल है, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर फिर टारगेट पर अटैक करती है, ए टू बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है के लिए वो स्पेस से बाहर निकलती है, अर्थ के जो स्पेस कह रहा एटमॉस्फेयर से बाहर निकलती हैं, तो उसको हम बैलिस्टिक कहेंगे। जबकि जो क्रूज़ मिसाइल होती हैं वो विद इन द एटमॉस्फेयर ट्रैवल करती हैं। तो ये क्रूज़ मिसाइल होती हैं, ये बैलिस्टिक। आप ये बस कॉमन सा पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसी से सब कुछ हो जाएगा। तो आपको याद क्या करना है कि ओनेक्स मिसाइल कहाँ की है। ओनेक्स मिसाइल रसिया की है और बड़ी फेमस मिसाइल है और क्रूज़ मिसाइल है, ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं फोर्थ न्यूज़ के ऊपर। तो फोर्थ न्यूज़ बहुत अच्छी न्यूज़ है, समझने की भी न्यूज़ है, लर्न की भी न्यूज़ है, और आप अच्छे से इसको ध्यान भी रखिएगा। तो हाल ही में एक न्यूज़ आ रही है कि फेट के अंदर चेंज किए गए हैं। तो फेट क्या है, FATE है क्या, ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि ये फाइनेंस के ऊपर काम करती है, एक्शन लेती है, टास्क फोर्स है। तो ये कौन सी फोर्स है, ये
इंटर गवर्नमेंट है, यानी कि इसके अंदर कोई एक देश नहीं, अब तो बहुत देश हैं, काफ़ी लगभग 39 कंट्रीज इनके इंक्लूडेड है। तो ये काम क्या करती है, ये काम करती है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फंडिंग। ये देखती है कि किसी जगह मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो नहीं हो रहा, या कहीं किसी टेररिस्ट को फंड तो नहीं किया जा रहा। तो ये इससे एक रिपोर्ट बनाती है और रिपोर्ट को पेश करती है। तो ये कब बनी थी, ये 2001 में बनी थी। कहाँ बनी थी, पेरिस में बनी थी, यानी कि फ्रांस के अंदर फॉर्मेशन हुई थी इसका। तो हेडक्वार्टर फिलहाल भी फ्रांस में ही मिलेगा। तो इंडिया इसका सदस्य कब बना था, 2010 में इसका इंडिया सदस्य बना था। तो ये जो होती है, आपको सुना भी होगा आपने बहुत बार न्यूज़ के अंदर, तो ये दो लिस्ट रिलीज़ करती है, ब्लैक लिस्ट एंड द ग्रे लिस्ट। जो ब्लैक लिस्ट है उसके अंदर कुछ कंट्री हैं, कुछ कंट्री ग्रे लिस्ट के अंदर। तो जो कंट्री टेररिस्ट फंडिंग करती है, जो कंट्री टेररिस्ट फंडिंग करती है और उसको पहली बार, या ये कहीं कि अभी अभी करंट ही वो करने लगी है, तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा उसको बताया जाता है कि अगर आप आगे ऐसा ना करें, वरना IMF वगैरह लोन देने से मना कर देते हैं, वर्ल्ड बैंक लोन देने से मना कर देता है, क्योंकि वो टेररिस्ट के ऊपर जा रहे हैं, जिससे लोगों को बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। तो उसको ग्रे लिस्ट कहते हैं। और ब्लैक लिस्ट उसको कर दिया जाता है जो कंप्लीट रूप से हमें पता है कि टेररिस्ट की ही फंडिंग करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके अंदर बस अभी 3 ही कंट्री हैं, आप उन कंट्री का नाम याद रखिएगा। म्यांमार, हाँ याद रखिएगा कि म्यांमार ब्लैक लिस्टेड कंट्री है, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। आपको नॉर्थ कोरिया और ईरान तो याद रख सकते हैं, बस आप ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा म्यांमार के ऊपर, क्योंकि ये लगभग दिमाग से निकल ही जाता है। तो बेसिक 4 न्यूज़ तो हमने कवर कर ली हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है IRRI और ISARC से। तो ये है क्या और इसका काम क्या है। तो IRRI, तो आप अगर बायो स्टूडेंट रहे होंगे पहले, कभी आपके पास मेडिकल हुई तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि फ़िलीपींस के अंदर है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ बताने का मैटर भी नहीं है। तो ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि फ़िलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ये ऑल ओवर ग्लोब काम करती है। और हाल और फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी इसने एक नई वैरायटी को बनाया है, नई वैरायटी राइस की बनाई है। तो वो वैरायटी क्या करेगी, वो जो अपनी मीथेन गैस है CH4, उसको कम करेगी, रिड्यूस। आपको पता है जब भी राइस लगा जाती है तो मीथेन गैस का प्रोडक्शन हाई हो जाता है। उस मीथेन गैस का प्रोडक्शन कम करने के लिए ऐसी नई वैरायटी लाई गई है, और वो लाई है RRI और प्लस ISARC ने मिलकर। तो आप इतना याद रखिएगा। अगर और पढ़ना है तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं अलग से इनके ऊपर प्रॉपर एक आर्टिकल बना दूंगा। तो अगली न्यूज़ आती है इंडिया की, और ये तो आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, या आपका दिल कहे जो कहे वो कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा गंभीर मुद्दा भी है और कंट्रोवर्शियल भी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप न्यूट्रल होकर ही सुनेंगे इसको, आप किसी गवर्नमेंट के साथ इसको रिलेट ना करें। तो शुरुआत करते हैं इसकी। अभी एक एजेंसी, मानिए आप, एक एजेंसी है, ये एक कंपनी है जिसका नाम है SIPRI। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी कि आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये किसके लिए काम करता है, पीस की रिसर्च करता है। पीस यानी कि शांति की रिसर्च करता है। और ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल, यानी कि ये किसी देश के अंदर नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे मेंटेन करता है कि पीस बना रहे। तो ये अपनी रिपोर्ट पेश करता रहता है। और इसकी बार थोड़ा सा इंडिया के लिए एक बैड न्यूज़ है। बैड तो क्या कहीं, अब जो है सो है। इंडिया पूरे धरती का, पूरे ग्लोब का, पूरे वर्ल्ड का टॉप इम्पोर्टर है, टॉप इम्पोर्टर यानी कि ये आप कंट्री मानिए, और हम सामान खरीद रहे हैं तो इंपोर्ट कर रहे हैं, और सामान बाहर कर रहे हैं, बेच रहे हैं तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है। इंपोर्ट किसका कर रहा है, बात ये है। तो इंपोर्ट कर रहा है आर्मी वेपन। इसको याद रखिएगा कि इंडिया अब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी का इंपोर्टर बन गया है।
तो इसके अंदर बड़ी बात यह है कि 2014 से और 18 के अंदर 4.7% का रेट भी बढ़ा है। इंपोर्ट नहीं, अपितु रेट भी बढ़ा दिया है 4.7 का। तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खरीद रहे हैं, वेपन्स खरीद रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। तो अभी आप पूछेगा कि भाई खरीद रहे हैं तो कोई तो बेचने वाला होगा ही। तो जैसे आप सबको पता ही है, सबसे टॉप पे आया है यूएस एक्सपोर्टर, यूएसए। जो अमेरिका है वो 17% की इंक्रीज़ दिखाया उसने एक्सपोर्ट के अंदर। कितने का दिखाया है? 17% का इंक्रीज। ये बहुत बड़ा इंक्रीज है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे फ्रांस है। इस बार आप पूछोगे कि रसिया पीछे कैसे रह गया, तो आपको पता है रसिया यूक्रेन के युद्ध चल रहा है, तो उसको बेचने से ज़्यादा प्रोडक्शन की सेल्फ की ही ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए रसियन थोड़े इस बार पीछे रह गए हैं। पर हमारे लिए गंभीर मुद्दा ये है कि दामोदर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और माननीय प्रधानमंत्री हैं जो भारत के, तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, जो स्कीम का नाम था मेक इन इंडिया, यानी कि आत्मनिर्भर भारत। यानी कि भारत को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे हर एक के अंदर। तो उन्होंने कहा था कि रिसर्च के ऊपर रुपए लगाया जाएगा, या कॉलेज की फंडिंग, इंस्टीट्यूट की फंडिंग बढ़ाई जाएगी, और भारत को एक मेक इन इंडिया बना दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से फेल हो गया है। आप यही समझिए कि ये एक तरीके से फेल हो गया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आर्मी वेपन्स हम नहीं खरीदेंगे, और यहाँ रिपोर्ट बता रही है कि 4.7% का रेट बढ़ चुका है। तो एक प्रकार से झूठ ही बोल रहे हैं। चलो ठीक है, अब जो हो रहा है सो हो रहा है। हम अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। हमारा काम न्यूज़ को पढ़ना है और एनालाइज करना है, और उस न्यूज़ से कंक्लूजन निकालना है। चलो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो अगला जो हमारी आई है वो PIB से आई है। आप ये याद रखें कि PIB क्या चीज़ है। तो जो PIB है, सॉरी, जो PIB है, तो PIB बेसिकली एक गवर्नमेंट की तरफ से एजेंसी है जो गवर्नमेंट न्यूज़ को निकालती है। तो इसी ने हाल और फिलहाल में एक न्यूज़ निकाली है कि एक साइट और ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम इंदिरा है, और इंदिरा को लॉन्च किया गया है 23 मार्च 2024 को। तो आपको पता है 23 मार्च 2024 को क्या है, ये क्या था? तो इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी दिन एक इंदिरा ऐप भी रिलीज़ हुई 2024 में। जो क्या काम करेगी इंदिरा ऐप का काम है वेदर फोरकास्ट का, यानी कि इस चीज़ का पता लगाना कि मौसम कब और कैसा और कहाँ रहेगा, इसका एग्जैक्ट बताना। तो इसको इंदिरा ऐप के थ्रू बताया जाएगा, और ये इसके ऊपर इंडियन नेवी ने हेल्प की है, इसकी बनाने के अंदर इंडियन नेवी ने हेल्प की है। तो एक इसको याद रखिएगा। एक आता है हमारा एक और अच्छा आर्टिकल है ये, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या CSC की, या स्टेट की PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको आप रिसर्च कर ज़रूर पढ़ें। इस बार इसके 90% चांस हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा। तो है क्या? ये है एक विक्रम सत्याग्रह। तो विक्रम सत्याग्रह को पूरे 100 साल हो गए हैं, 100 ईयर हो गए हैं। तो ये विक्रम सत्याग्रह क्या था, और इसकी इनिशिएट कैसे, शुरुआत कैसे हुई और ख़त्म कैसे हुआ, इसका पर्पज़ क्या था, इसके मेन चेहरे कौन थे, इसका लीडर कौन थे, और ये क्यों लाया गया था, ऐसी क्या डिमांडें थी। तो इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ना है, पर मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि 1920s के अंदर शुरू हुई थी, 1920 के अंदर लगभग ये शुरू हुआ था, और इसको हम एंटी कास्ट मूवमेंट कहते हैं। यानी कि ये जो शुरुआत हुई थी साउथ के अंदर, ये अब साउथ की ज़्यादातर हैं जो साउथ के अंदर हैं, तो ये एंटी कास्ट मूवमेंट साउथ के अंदर शुरू हुई थी। और इस मूवमेंट में क्या था कि मान लीजिए कोई A जाति का व्यक्ति है और कोई B जाति का है, ये हायर है, ये लोअर है, तो ये एक टेम्पल है, तो टेम्पल के अंदर A जा सकता है, B नहीं जा सकता।
ए पूजा कर सकता है, बी पूजा नहीं कर सकता, और एक ये जाति व्यवस्था बनाए रखी थी। तो इसको मिटाने के लिए, इसके भेदभाव को मिटाने के लिए, और टेम्पल को यूज़ फॉर ऑल, यानी कि मंदिर सबके लिए है, मंदिर का भगवान सबके लिए होता है, वो किसी जाति का नहीं है। इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, इस चीज़ को, इस जातिवाद को मिटाने के लिए सत्याग्रह का शुरुआत की गई थी। तो हाल और फिलहाल में आपसे, अगर आप सीजीएल कर रहे हैं तो अब आपसे पूछेंगे कि विक्रम सत्याग्रह किसके ऊपर बेस्ड था। तो विक्रम सत्याग्रह एंटी कास्ट मूवमेंट थी, इतना याद रखेगा। ये साउथ के अंदर चली थी 1920 में, और इसके पूरे 20 इसकी 100वीं गांठ, जिसको हम कहते हैं कि 100 साल पूरे होने पर 100वीं गांठ मनाई जा रही है। तो ये एक न्यूज़ रही है हमारे पास। हम चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, वो अच्छी न्यूज़ है, और अच्छी तो क्या है, इसके अंदर जो कमियां हैं वो बताई हैं। तो हाल में ये जो आर्टिकल छपा है, ये द हिंदू के अंदर था, द आर्ट ऑफ इंडिया HIV एड्स। यहाँ आर्ट का मतलब कला नहीं है, यहाँ आर्ट का मतलब कुछ और है। हम आपको बताते हैं कि HIV जो या एड्स है, ये आपको पता है खतरनाक बीमारी है, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की STD में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये सेक्सुअली फैलती हैं, और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको बताता हूँ पहले तो, कि इंडिया के अंदर ये हाई अमाउंट में बढ़ती जा रही है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर पर्सन की अल्टीमेटली डेथ ही होती है। आप ये याद रखिए कि अल्टीमेटली उसकी डेथ ही होगी, और कुछ नहीं सॉल्यूशन। हाँ, कुछ ड्रग्स हैं जिनके यूज़ से थोड़ा हमें रिलीफ मिल सकता है, रिलीफ मिल जाता है। तो इस ड्रग्स को लेने से रिलीफ मिल जाता है। तो हम ये कहेंगे कि वो रिलीफ एक दे सकता है, या थोड़ी उसकी उम्र बढ़ा सकता है, पर वो उसको 100% ठीक नहीं कर सकता, ये है। और इंडिया के अंदर ये क्या है कि इसके अंदर एक 95 एक लॉन्च भी हुई है पॉलिसी, या फिर इसको बताता हूँ 95 पॉलिसी क्या है। कि पहले तो हम पढ़ते हैं कि आर्ट क्या है, कि एक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। आर्ट का मतलब है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये थेरेपी पेशेंट को दी जाती है, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो ये 1 अप्रैल को एड्स डे मनाया जाता है इंडिया के अंदर, और इसी वजह से आर्टिकल छपा भी है, क्योंकि 1 अप्रैल है। तो HIV डे मनाया गया था, और इस HIV डे के अंदर बताया गया कि इंडिया की गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल को 2004 में ये पहली बार HIV को कंसिडर किया था डिजीज़ के रूप में। डिजीज़ को रूप में नहीं, बल्कि इसके ऊपर पॉलिसी बनाई गई थी, इसके ऊपर अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए थे, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई गई थी, और ये सब कुछ 1 अप्रैल 2004 को हुआ था। तो उसी दिन को हम HIV डे मना लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी ड्रग थी उसका नाम ATZ था, जो पहली ड्रग थी। उसके बाद तो अब सबसे कॉमन जो ड्रग है वो ART है। तो प्रॉब्लम इन इंडिया, बहुत सी प्रॉब्लम है इंडिया में इसके साथ। और जो यहाँ के जो एडिटर हैं उन्होंने भी इस प्रॉब्लम को समझाया है, बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम है। कुछ गवर्नमेंट की हैं, कुछ लेस ऑफ एजुकेशन की वजह से हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो आइए एक एक करके उन प्रॉब्लम्स को करते हैं। पहली प्रॉब्लम, यदि किसी बंदे के HIV है और वो किसी हॉस्पिटल के अंदर जाता है, तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया जाता है उस बंदे का, कि उसको ART करने के अंदर उसका बहुत सा टाइम वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट की एक कमी है बहुत बड़ी। तो दूसरी कमी उन्होंने बताई है कि जब भी किसी बंदे के HIV हो जाता है या पॉजिटिव निकाल जाता है, तो उसको समाज एक अलग नज़रों से देखने लग जाता है, गिरी हुई नज़रों से कहूँगा। कि समाज मतलब उसको भेदभाव उसके साथ होने लग जाता है, उसको नौकरी के अंदर, उसके पैशन के अंदर उसको अलग नज़रों से देखा जाता है, उसके पास कोई बैठना प्रेफर भी नहीं करता है, तो वो वैसे ही डिप्रेस्ड हो जाता है। तो ये एक हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम है, एक गवर्नमेंटल प्रॉब्लम है, और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि आपको एक बता ही देता हूँ, अब बताने लग गया। तो जो HIV होती है वो मदर टू
बेबी भी हो जाती है। यानी कि माँ के अगर HIV थी तो वो बेबी के HIV होने के चांस हो जाते हैं। तो इसमें जब बेबी का जन्म होता है तो उसको मार दिया जाता है। इंडिया के अंदर तो लगभग उसको मार ही दिया जाता है। हालांकि गवर्नमेंट कभी नहीं मारती। वहाँ पे अगर उसको किसी को पता चल जाता है कि मदर के HIV है तो ऐसा कहीं लिखा और पढ़ा तो नहीं है, पर समाज के अंदर ये है कि उसको डॉक्टर ही उसको मार देते हैं, उस बच्चे को, ट्रीटमेंट की बजाय। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत भी है इंडिया के साथ। ये कहीं आप बाहर जाके बोल मत देना, क्योंकि इसके अंदर बहुत कंट्रोवर्सी है, पर जो सच है सो सच है। तो आज की न्यूज़ पूरी करते हैं। और आपको जैसे पता है, अगर न्यूज़ पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एज़ यूजुअल आपको एक इमोजी के साथ टाटा बाय बाय करते हुए, और शायद ये वीडियो मॉर्निंग में रात को शूट कर रहा हूँ और मॉर्निंग में मैं अपलोड करता हूँ। अब पूछते हैं कि भाई आपकी वीडियो लेट क्यों हो जाती है, तो भाई देखो, रिसर्च करनी पड़ती है प्रॉपर, काफ़ी न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं और उस न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद हम ये रिसर्च बनाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप हमारा साथ दोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।